Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Now we are going to start the chapter 9 part 1 mechanical properties of solids. The topics we cover in this video are elasticity and plasticity, stress, strain and Hooke's law. Elasticity and plasticity. हमारे यहाँ 3 टाइप के मैटर्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स एंड रिजिड बॉडीज़। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप और साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं यानी कि उस पर फोर्स हटा देते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यानी कि ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन कर लेता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को दोबारा से गेन कर ले, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। So on the basis of this example, elasticity is that property of the material of a body by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming force are applied to it and recovers its original state as soon as the deforming force are removed। यानी कि जब ऐसे मटेरियल जिन पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, जिस फोर्स को लगाने पर उसकी शेप और साइज में बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, तो वो होते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाए, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर से हटा लें तो उसकी शेप और साइज ओरिजिनल शेप और साइज के इक्वल हो जाए, यानी कि वो दोबारा से अपनी उसी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। मटेरियल्स में क्या होता है, मटेरियल्स में जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, यानी कि सपोज अगर ये मटेरियल है और इसके ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप और साइज चेंज होता है। बट न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉडी भी बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, यानी कि इस बॉडी में अंदर की तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की कोशिश करती है, और इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी में पहले से स्टोर रहता है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। So on the basis of this, the bodies which recover completely their original state on the removal of the deforming forces are called perfectly elastic or elastic bodies। तो वो बॉडीज़ जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को दोबारा से रीगेन कर लेती हैं, उन बॉडीज़ को कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडीज़। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्ले है और क्ले को जब हम दबाते हैं, यानी कि जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो क्ले का शेप और साइज चेंज हो जाता है, वो दब जाती है। बट जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को उस पर से हटा देते हैं तो क्ले अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाती है, यानी कि उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं या बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ को कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज़। द बॉडीज़ विच डू नॉट रिकवर देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड बट रिटेन देयर मॉडिफाइड फॉर्म आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज़। यानी कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन ना करके उसी शेप और साइज़ में रह जाते हैं जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था तब थे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, और इस फिनोमिना को कहते हैं प्लास्टिसिटी। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को गेन नहीं कर पाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब जो थर्ड टाइप के मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ यानी कि जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होगा। जब हम उस पर फोर्स अगर जैसे आप स्टोन ले लीजिए या आप एक मार्बल ले लीजिए, तो हम स्टोन पर या मार्बल पर या वुड के किसी हार्ड पीस पर कितना भी फोर्स क्यों ना लगाएं, उसके शेप और साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट अगर हम फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि आप एक चौक का टुकड़ा ले लीजिए और चौक के टुकड़े पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर लकड़ी पर हम हथौड़े से फोर्स लगाएंगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी बॉडीज जो कि जिनके की शेप और साइज में किसी भी तरीके के चेंजेस ना हो, ऐसी बॉडीज को कहते हैं रिजिड बॉडीज। कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो 100% इलास्टिक होता है और ना ही 100% प्लास्टिक होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है। ये को हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच की लिमिट में ही रहता है। So next is elastic materials. These are the rubber band which is elastic materials. Next is plastic material. This is clay or mud, that is plastic. It's not regain its original shape and size by removing the deforming force. Reason for elasticity and plasticity. तो क्या रीज़न है इलास्टिसिटी का और प्लास्टिसिटी का? ये होता है स्प्रिंग बॉल एनालॉजी। फॉर सॉलिड्स all the atoms are bonded to each other by intermolecular space or intermolecular force. Can we assume that they are connected by a spring? Normally each atom vibrates slowly about its equilibrium position. इसमें क्या होता है कि जो भी सॉलिड्स हैं तो उन सॉलिड्स के अंदर में जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर सेटअप होते हैं और उनके बीच में ये जो स्पेस है उस स्पेस को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस, और इनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो जब भी इन पर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो ये जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है ये स्पेस एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है और ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, लेकिन जब हम उस पर से फोर्स हटा देंगे तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस से आ जाएगी। तो इसी तरीके से इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है वो एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग जो होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है और जब हम ये फोर्स हटा देते हैं तो इन स्प्रिंग्स के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को वापस से रीगेन कर लेती है। When a force is applied on the solid, these intramolecular distance change and exert a restoring force just like a spring. तो ये स्प्रिंग की तरह ही एक restoring force जो है जनरेट होता है इसमें। This is restoring force drives the body to regain its original shape. This sum up for elastic properties of matter, but as nothing is ideal, there remains a small deformation and is the reason of plasticity. तो इस स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है जो बॉडी को उसी ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की कोशिश करता है, बट कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक नहीं होती है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है वो चाहे कितना भी रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करे, बट वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है, भले ही वो 0.001% हो। यानी कि भले ही वो 0.01% हो लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो कोई भी बॉडी 100% जो है वो हम इलास्टिक बॉडीज़ नहीं मान सकते। इसी तरीके से कोई भी बॉडी 100% प्लास्टिक बॉडी नहीं होती है। जैसे कि अगर आप मड को दबाएंगे तो हो सकता है कि हम उसे आँखों से ना देख पाएँ, बट उसमें थोड़ा सा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो। क्ले को दबाएं तो उसमें थोड़ा सा रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो जनरेट हो। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जैसे हम जनरली बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, मींस बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वही है, प्रेशर। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या है? जो बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो पर यूनिट एरिया पर कितना जनरेट हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड ही क्या है? स्ट्रेस है। तो इसका फॉर्मूला भी आपका प्रेशर के अकॉर्डिंग ही उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। And types of stress: normal stress and tangential stress. Normal stress, when the force is perpendicular to the body, it's called normal stress, and when the force is tangential on the body,
देन इट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे कि सपोज ये बॉडी है, अब इस पर 90 डिग्री के एंगल पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा वो होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी जो क्रिएट होगा वो इसके नॉर्मल ही क्रिएट होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस में अगर हम उसको इस सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं या फिर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो टेंजेंशियली इस बॉडी में जो फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगेगा वो होगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट है स्ट्रेन। अब स्ट्रेस जब किसी बॉडी पर क्रिएट होता है तो वहाँ स्ट्रेन भी होगा। स्ट्रेन का मतलब है चेंजेस, और चेंजेस कैसे हो सकते हैं? चेंजेस उसकी लेंथ में हो सकते हैं, उसके वॉल्यूम में हो सकते हैं, तो इस टाइप के चेंजेस होंगे। सो स्ट्रेन क्या होता है? द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो सपोज करिए कि अगर यहाँ पर एक वायर दे रखा है और उस वायर को हमने यहाँ पर रिजिड सपोर्ट से हैंग किया हुआ है। अब ये एक आयरन का वायर है और इस आयरन के वायर पर हम यहाँ पर मास लटका देते हैं m। तो यहाँ पर वेट कितना हो गया? वेट हो गया mg, यानी कि एक तरीके से इस पर फोर्स अप्लाई हो गया। तो इस फोर्स के अप्लाई हो जाने पर इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सपोज किया कि मैंने ये वाली लेंथ उसकी बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। तो यहाँ पर जो लेंथ बढ़ी है वो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर कितना उसमें इंक्रीज हुआ है, ये जो चेंज होता है वो होता है स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला आ जाएगा, स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। सो इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन क्या है? यहाँ पर डायमेंशन लेंथ है, तो लेंथ में कितना चेंज हुआ? डेल्टा एल। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल थी एल। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? रेशो हो गया, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। अब यहाँ भी ये रेशो है, तो यहाँ पर ये इसका ना तो कोई यूनिट होगा और ना ही इसका कोई डायमेंशन होगा। सो इट इज अ यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। सो हुक्स क्या? हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1679 में एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मीन्स जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी की डायमेंशंस में चेंजेस होंगे। जैसे हम कम फोर्स लगाते हैं तो वायर की लेंथ कम इंक्रीज होगी, हम वेट और बढ़ा दें तो उसकी लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, अगेन वेट और बढ़ा दें तो उसकी लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द strain. So when we take the ratio of stress upon strain, it is equals to E, where E is called Young's modulus। जहाँ पर ये जो रेशो है उसको बोलते हैं E, और यहाँ पर बोलते हैं इसको Young's modulus। So if the strain is small, then the stress is proportional to the strain. This ratio is called Young's modulus. It is represented by E. So Hooke's law is an empirical law and it is found to be valid for most material. ये most materials की, बहुत सारे materials के लिए valid है। However, there are some material which do not exhibit their linear relationship, और बहुत सारे ऐसे materials भी हैं जहाँ पर stress जो है वो strain के directly proportional नहीं होगा। सो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ में हमने इलास्टिसिटी पढ़ा। इलास्टिसिटी इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक तरीके से जो इलास्टिसिटी है उसका यूनिट स्ट्रेस के यूनिट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेन क्या है? यहाँ पर स्ट्रेन तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो ई का रेशो होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो के दे रखा है, कई सारी बुक्स में इसको ई रिप्रेजेंट किया हुआ है और कई बुक्स में इसको के रिप्रेजेंट किया हुआ है। कुमारन मित्तल में इसे ई रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो चाहे ई हो या के हो, मेन तो हमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से वर्क करना है। सो वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
की जो यूनिट होगी वो यूनिट आपकी स्ट्रेस की यूनिट की इक्वल होगी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन होगी आपकी एम एल माइनस वन सॉरी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यानी कि प्रेशर की यूनिट के इक्वल। सो ये यहाँ पर आपका हुक्स लॉ है। थैंक यू।